नमस्ते बच्चों, स्वागत सभी का, अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमा चारण, इतिहास की सहायक आचार्य। आज यूट्यूब वीडियो लेक्चर के अंतर्गत बात करेंगे हम वियना कांग्रेस का ही। उसके जो 3 लेक्चर डालने का मैंने कहा था, जो अंतिम में इस कांग्रेस के जो निर्णय हुए उनको हम आलोचना के दृष्टि से देखेंगे, उनको परखेंगे तर्क की कसौटी पर भी, और उसके जो फैसले हुए उसने आने वाले यूरोप के भविष्य को किन तरीक़ों से प्रभावित किया उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं। इस बैठक को मैंने बताया हुई थी 1815 में नेपोलियन को जब पराजित कर दिया गया वाटरलू के युद्ध के बाद। तो नेपोलियन ने जो यूरोप के नक्शे में परिवर्तन किए थे, कई देशों से, कई पूरे देशों को और कई देशों से बड़े भूखंडों को अपने साम्राज्य में, फ्रांस में सम्मिलित कर दिया था। तो उसको वापस से पुरानी व्यवस्था को कायम रखने के लिए और क्या सलूक किया जाए नेपोलियन के साथियों से भी और उसके विरोधियों से भी, उसके लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख, इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैसलरा, रूस का जार, प्रशा का शासक और फ्रांस की तरफ से तेलरा भी मुख्य रूप से सम्मिलित होने वालों में से थे। तो अब हम आ जाते हैं इस कांग्रेस की आलोचना पर। क्या फैसले इसने लिए जो सही थे और क्या फैसले गलत लिए जिसके कारण यूरोप की आने वाली राजनीति को इस कांग्रेस ने प्रभावित किया। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जनता की इच्छा की अवहेलना। फ्रांस की क्रांति के साथ ही पूरे यूरोप में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना फैल गई थी। राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था और क्रांति के प्रसार के साथ साथ ये पूरे राष्ट्रवाद का जो प्रचार प्रसार है पूरे यूरोप में हो गया था। तो अब वियना की शक्तियों के इसे रोक पाना संभव नहीं था। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति ने भी सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन ला लिया था जो राजनीतिक संस्थाओं को भी प्रभावित कर रहा था। तो इन सारे शक्तियों को रोकने का वियना कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया। बड़े बड़े जो भी फैसले लिए गए उस समय ये नहीं देखा गया कि वहाँ की जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या जनता चाहती है। अगर फ्रांस में ही रहना चाहती है या सार्डिनिया में शामिल होना चाहती है, प्रशा में जाना चाहती है या रूस में जाना चाहती है, तो जनता की इच्छा की पूरी तरह से यहाँ अवहेलना की गई। इस कारण परिणाम क्या हुआ कि वियना की जो व्यवस्था थी वो कारगर तरीके से पूरे यूरोप में लागू नहीं हो सकी, क्योंकि उसके पीछे जनता का समर्थन नहीं था। इसके अलावा पुरस्कार, मुआवजे और सज़ा की जो नीति थी वो भी गलत थी। कहीं तो है देश को दोषी ठहरा दिया गया, कहीं राजा को। फ्रांस की जनता नहीं, नेपोलियन दोषी है, लेकिन सैक्सनी में पूरे राज्य को दोषी मान लिया गया, उसका राज्य जो है हड़प लिया गया। तो ये क्या बात हुई? आप एक तरफ तो युद्ध करने के लिए प्रजा को दोषी ठहरा रहे हो, जबकि फ्रांस के युद्ध नेपोलियन के नेतृत्व में लड़े गए थे, और दूसरी तरफ सैक्सनी की जो है पूरे राज्य को ही आपने हटा दिया। पोलैंड की गुहार थी वो भी अनसुनी कर दी गई। उसके जो राज्य का विभाजन रूस, प्रशा ने आपस में कर लिया। वास्तव में वियना कांग्रेस में जो थी कूटनीतिज्ञ जो थे, राजनीति के क्षेत्र में पारखी थे, उनकी इच्छा ही सर्वोपरि थी, जनता की नहीं। शक्ति संतुलन की नीति भी तरीके से कारगर नहीं हुई। क्यों? 1815 में यूरोप का सबसे ताकतवर देश इंग्लैंड था, तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था हिसाब से, तो शक्ति संतुलन बनाए रखना है तो, लेकिन इंग्लैंड को सबसे अधिक प्रदेश इसमें प्राप्त हुए। फ्रांस तक जरूर शक्ति संतुलन की नीति बना करके रखी गई। रूस और ऑस्ट्रिया ने भी अपना प्रभाव बढ़ाया और वे भी इस नीति से खुद पहले से शक्तिशाली थे, तो अब उनको और क्षेत्रों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनको भी इस कांग्रेस में कई सारे इलाके दिए गए। दूसरा है प्रतिक्रियावाद का बोलबाला। हालांकि राष्ट्रवाद की भावना ने यूरोप के जो वासी हैं उनको संगठित करके नेपोलियन को पराजित करने में अपने देश के राजाओं का साथ दिया था, लेकिन वियना कांग्रेस में इस जो भावना की अवहेलना की गई। इस कारण जर्मनी और इटली, जो कि जनता की इच्छा थी, क्योंकि उनकी जाति एक है, भाषा एक है, वो एक देश के रूप में संगठित होना चाहते थे, लेकिन उसको ऐसा नहीं करने दिया गया। पोलैंड का अंगभंग कर दिया गया, बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला लिया गया, नॉर्वे को स्वीडन के साथ रख दिया। तो 1815 में ऐसी हवा पूरे यूरोप में फैली जिससे प्रत्येक देशभक्त प्रभावित हुआ, और वियना में जो व्यवस्थाएं की गई थी उसको तोड़ना हर देशभक्त अपना कर्तव्य समझने लगा। इसी कारण 1830 में बेल्जियम स्वतंत्र हुआ। 1817 तक जर्मनी और इटली जो है अपने एकीकरण के लिए लड़ते रहे, और 70 में आखिर जाकर वो सफल हुए। पोलैंड प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हो सका। इतनी दुख
देखने के बाद, और नॉर्वे जो है स्वीडन से 1905 में अलग हुआ। वास्तव में अगर देखें तो वियना कांग्रेस जो थी प्रतिक्रियावादी शक्तियों का ही जीत का प्रतीक थी। यहाँ एकत्र जितने भी नेता थे उनका जो है निश्चय ये था कि क्रांति के जो नारे हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रवाद, इनको अपने देश में आने नहीं देंगे। तेलेरा जार अलेक्जेंडर और कैसलरी के प्रयासों से प्रतिक्रियावादी ताकतों को नियंत्रण में रखा जा सका। फिर भी उनकी छाप आप आराम से देख सकते हो। बेल्जियम को हॉलैंड और नॉर्वे को स्वीडन से मिलाने के जो निर्णय थे, इसके कारण यूरोप की शांति के लिए चुनौती का सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में इसके कुछ सिद्धांत जो हैं विरोधाभासी थे। एक सिद्धांत था कि वैधता का सिद्धांत, जो पुराने शासक जो वंश हैं उसी को वापस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, जिसकी तेलरा ने भी उसकी जो है तारीफ की थी। इसके अनुसार क्रांति के पहले जो राजा थे और उनके जितना भी राज्य वैसा बरकरार रख दिया जाए। इस सिद्धांतों को तभी तक माना गया जब तक कि बड़े बड़े राज्य के जो हित में फैसले उनमें वो दिक्कत नहीं दे रहे थे। जैसे ही बड़े राज्यों के हित के विरोध में फैसले आने लगे, त्यों ही जो है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत अपना लिया गया और वो क्षेत्र ले लिया जाता था। यानी विरोधाभासी हो गए। एक तो आप शक्ति संतुलन भी कह रहे हो, वैधता भी कह रहे हो, तो ये बैठना पॉसिबल नहीं था और कांग्रेस ऐसा कर भी नहीं पाई। इसके अलावा फ्रांस के साथ अच्छा व्यवहार। बच्चों, जब भी किसी देश की पराजय होती है, जब दो देशों के बीच युद्ध होते हैं, तो पराजित होने वाले देश को बहुत अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। मुआवजा उससे बहुत ज़्यादा लिया जाता है। इसके अलावा उसके कई सारे इलाके भी जो हैं विजित देश आपस में बांट लिया करते हैं। तो आगे जब आप जर्मनी के साथ संधि की गई वर्साई की 1919 में, उसमें आप देखोगे तो जर्मनी को किस तरह से कुचल दिया गया था, वैसी बात यहाँ पर नहीं देखी जाती। हालांकि फ्रांस से काफ़ी सारी जगह ले ली गई थी, लेकिन फिर भी आप देखो कि फ्रांस के साथ उदार नीति जो है वियना कांग्रेस ने की। हालांकि इस नीति को उदार बनाने में तेलेरा, जो कि फ्रांस का एक कूटनीतिज्ञ था, उसका भी बहुत बड़ा योगदान था। उसने अपने देश के पक्ष को प्रभावी तरीके से रखा। लेकिन फिर भी यहाँ जो इकट्ठा हुए थे वो फ्रांस से बदला लेने के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे। सारे राजनीतिज्ञ यूरोप में पुरानी व्यवस्था कायम रखने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस कारण जब बदले की भावना नहीं थी तो यूरोप में कई आने वाले वर्षों तक ये स्थिति बरकरार रह सकी। और कहीं न कहीं इसके पीछे एक बहुत मुख्य वजह फ्रांस के साथ अपेक्षाकृत नर्म व्यवहार जो किया गया, इस कांग्रेस में जो फैसले लिए गए वो फ्रांस के साथ उतने तीखेपन से, इतने बदले की भावना से नहीं लिए गए। इसी कारण कांग्रेस जो है काफ़ी समय तक सफल आप कह सकते हो। इसके अलावा इस कांग्रेस ने जर्मनी और इटली के एकीकरण में भी योगदान दिया। वैसे तो हम जानते ही हैं कि वियना कांग्रेस जो है यूरोप की क्रांति से 1790 की क्रांति से पहले वाली स्थिति में यूरोप को लाना चाहता था, लेकिन जर्मनी और इटली में इतने सारे, जर्मनी में 450 के लगभग, इटली में भी खूब सारे देश थे, तो ऐसा लाना पॉसिबल नहीं था। तो इन देशों में राज्य कम कर दिए गए। जर्मनी में 49 छोटे बड़े राज्य स्थापित कर दिए गए और इटली में 8 राज्य स्थापित कर दिए गए। इसके अलावा वियना कांग्रेस ने प्रशा, जिसने कि जर्मनी का एकीकरण किया आगे चलकर, और पिडमोंट, सार्डिनिया पिडमोंट का राज्य, जिसने कि बाद में इटली का एकीकरण किया, इनको शक्तिशाली बनाया। तो इन राज्यों ने अपनी शक्ति का संचय किया, पैसा इकट्ठा किया, बड़े बड़े सैनिक संसाधन उपलब्ध कराए और इन्हीं सैनिक संसाधनों के कारण और अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार प्रसार के कारण 1870 तक आते आते जर्मनी और इटली एक देश के रूप में विश्व के नक्शे पर उभरे। इस तरह से वियना कांग्रेस ने 19वीं सदी के यूरोप नवनिर्माण का एक तरह से शिलान्यास उसने किया। इसके अलावा और बात, एक कार्य आपसी हित में, वियना कांग्रेस के राजनीतिज्ञ बहुत चतुर थे। ये सही है कि क्रांति के उन्माद से, क्रांति के डर से वो अभी तक फ्री नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनके राज्यों में भी इस तरह की परेशानियां आ रही थी। कई लोग जो है फ्रांस की तरह अपने देश में समानता स्थापित करना चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। वो प्रजा के रूप में नहीं बल्कि नागरिक के रूप में अपनी पहचान बताना चाहते थे। फिर भी ये सच है कि राष्ट्रवाद और जनतंत्र उनके आपसी हितों के विरुद्ध था। यदि एक साम्राज्य में फूट डालता तो दूसरा उसकी गद्दी को खतरे में डालता। इसलिए इन्होंने जो है, हर शासक ने अपने देश में इन शक्तियों को रोकने के लिए आपसी हित की बात की। इसके अलावा शांति स्थापना के लिए भी वियना कांग्रेस में व्यवस्थाएं की गई। वियना कांग्रेस ने यूरोप में युद्ध रोकने के लिए यूरोपीय व्यवस्था, कंसर्ट ऑफ यूरोप की स्थापना की। आप उसको कह सकते हो कि जो है
UN या यूनाइटेड नेशंस को कह सकते हो। इसके कारण यूरोप के देशों में 40 सालों तक शांति बनी रही। इसे हम प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह सकते हैं। पहली बार ऐसा प्रयास हुआ विश्व में कि देशों के बीच में शांति रखने के लिए कोई संगठन बने और वो संगठन प्रयासरत रहे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, जिसकी आधारशिला पर ही आगे चलकर राष्ट्रसंघ और आज के संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण संभव हुआ। इस प्रकार देखते हैं कि वियना कांग्रेस की कार्यप्रणाली, सिद्धांत और नेतागण, इन्होंने अपने अपने देशों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य किया, लेकिन कहीं न कहीं उनके काम पर बिल्कुल सराहनीय थे, जैसे कि दास प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शांति बनाए रखने के लिए एक संस्था के लिए कोशिश करना। इसके अलावा प्रादेशिक व्यवस्था, चाहे कितनी भी प्रतिक्रिया हुई हो, लेकिन फिर भी आगे वाले 40 वर्षों तक यूरोप में शांति बरकरार रही और फ्रांस के साथ नरम व्यवहार करके उसके मन में इतनी कटुता नहीं भरी कि वो वापस से बार बार यूरोपीय देशों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़ा होता। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी के साथ संधि की गई थी वर्साई की, उसके बाद कैसे जर्मनी कुछ ही सालों में 20 सालों के अंदर अंदर वापस से युद्ध के लिए खड़ा हो गया अपने अपमान का बदला लेने के लिए। तो फ्रांस के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार यहाँ नहीं किया गया था। इन्हीं सब कारणों से वियना कांग्रेस की भले आप कमियाँ निकालें, हम कमियाँ निकालें, लेकिन वियना कांग्रेस के जो भी सदस्य हैं वो ज़रूर बधाई के पात्र इतिहास में रहेंगे। ये बच्चों अपना वियना कांग्रेस के संबंध में टॉपिक 3 लेक्चर्स में, 3 वीडियोस में मैंने डाला है। उम्मीद कर रही हूँ कि वियना कांग्रेस, इसके निर्णय और इसके निर्णयों ने यूरोप को कैसे प्रभावित किया, ये सारी परिस्थितियाँ आपके मस्तिष्क के पटल पर बिल्कुल छा गई होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।